नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज श्री कृष्णा टीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं दौलत राम जी माल्या। जी हाँ, वो एक आर्किटेक्ट हैं और एक बहुत समुद्र की तरह फैले हुए समाज सेवी हैं, जिन्हें इतने अवार्ड से नवाजा गया है कि शायद लिखते लिखते कलम थक जाए। जी हाँ, हम माल्या जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू। माल्या जी, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं जी। और हम क्या होते हैं और क्या हो जाते हैं। तो आपकी ये शुरुआत जो समाज सेवा की है, जी। आर्किटेक्ट तो आपका प्रोफेशन है, जी। लेकिन समाज सेवा जो आपकी है, वो आपने ऐसी क्या घटना आपके जीवन में घटी जी। जब आप एक समाज सेवी बन गए? देखिए, मेरा छोटे गरीब परिवार में जन्म हुआ है। जी। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। और बचपन में से जब मम्मी पापा ईंट के भट्टों पे काम करते थे और वहाँ जब मैं पढ़ाई करता था तो बहुत सारा संघर्ष रहा है, लेकिन पढ़ाई में अव्वल था। और उसी समय से मैं सोचता रहता था कि पढ़ लिख के मैं कुछ बन जाऊँगा, तो मैं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो बेचारे परेशान हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, आर्थिक दृष्टि से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो मैं उनकी मदद करूँगा। और वो भाव बचपन से ही था और आज मालिक की कृपा हुई तो मैं कर पा रहा हूँ ये चीज़। बहुत सारी जीवन में आपने कार्य किए जी। बहुत सारे लोगों से अवार्ड प्राप्त किए, बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। एक बार हल्का सा वो परिचय भी आप हमें बता दें। जी, वैसे तो मैं प्रोफेशनल तो आर्किटेक्ट हूँ। मेरी कंपनी का नाम A1 आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रोफेशन तो वही है। उसके अलावा समाज सेवा में मैं जो फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ समर्पण संस्था का, मेन संस्था तो वही है। उसके अलावा और भी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। एक सनशाइन होप समिति है, उसमें मुख्य संरक्षक हूँ। समाज सेवा काफ़ी काम करते हैं और उसमें जुड़ा हुआ हूँ। एक नेपाल की संस्था है गांधी पीस फाउंडेशन, उन्होंने मेरे को एम्बेसडर बना रखा है, पीस एम्बेसडर। और संत निरंकारी मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। संत निरंकारी मिशन में मीडिया असिस्टेंट की उन्होंने मेरे को सेवा दे रखी है। और इसके अलावा एक मूल भारतीय औद्योगिक संघ है जो वंचित समाज के लोग हैं उनको एक बिजनेस की तरफ आर्थिक मजबूत करें, उनकी तरफ मेरे एक संस्था है, वो उसमें स्टेट प्रेसिडेंट बना रखा है। तो इस तरीके से काफ़ी संस्थाओं में जुड़ा हूँ। बहुत सारी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं और अब बहुत सारे अवार्ड्स ही आपके लिए हैं। जी। उन मुख्य अवार्ड्स में से कौन से अवार्ड्स हैं? एक मुख्य अवार्ड तो एक तो मेरे को ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली है जो श्रीलंका में एक कॉलेज है अल्टरनेटिव मेडिसिना करके एक विश्वविद्यालय है, और उस विश्वविद्यालय के माध्यम से मेरे को डॉक्टरेट की उपाधि दी है ऑनरेरी। तो एक बड़ा अवार्ड तो वो है। और उसके अलावा तो और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। नेपाल की संस्था ने भी सम्मानित किया है और यहाँ की जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सब ने सम्मानित कर रखा है, काफ़ी सारे अवार्ड्स। तो चहुमुखी विचारधारा और चहुमुखी विकास की ओर आपकी नज़र रहती है। आप असहाय, पीड़ित और निराश्रित लोगों के प्रति काम करते हैं। तो ये सब काम करते समय आपको कभी ऐसा लगा कि आज या तो किसी पैसे की कमी आ गई या कहीं गए और उन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिए हों, कभी इस तरीके का कोई मौका मिला? इस तरीके के छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन बाकी मैं ध्यान देता नहीं उन चीज़ों पे, इग्नोर मारता हूँ। और मेरे को अच्छा लगता है सेवा करते हुए। कई लोग कहते हैं कि यार माल्या जी तो एक दुकान और खोल ली माल्या जी ने, तो वो अपनी अपनी उनकी भावनाएं हैं। बाकी हम 11 साल से ये समर्पण संस्था में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम, करीब 125 प्रोग्राम कर चुके हैं और एक अनाथ आश्रम भी बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो उसमें ज़मीन थी मेरे पास, अब मेरी तो क्या थी, वो तो मेरे को मिली हुई है, मिली हुई को समर्पित करने में मेरे कोई दिक्कत भी नहीं है। दिया राम जी का दिया राम जी को। बस वो है, तो मेरा अपना तो कुछ नहीं है। तो वो उसमें हम मालिक की कृपा हुई तो एक जल्दी ही एक अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्गों के लिए मिक्स में उसमें रखने का प्रयास, नक्शे वक्शे उसके डिजाइन कर चुके हैं। अच्छा, तो वो एक तो वो आपकी अपनी ज़मीन थी और वो आपने समर्पण संस्थान को डोनेट किया। और इसके अलावा आप करते हैं घर घर जाके
या एक पर्टिकुलर जगह पे आपने एक जगह बना रखी है जहाँ पे जिन लोगों के जो कपड़े यूज़ नहीं होते हैं वो कपड़े वो वहाँ पर लाके डंप करते हैं, और जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं वहाँ तक आप पहुँचाते हैं या वो अपने आप आके ले जाते हैं? देखो, इसके पीछे कहानी बताता हूँ आपको। मैं बचपन में जब बहुत गरीब स्थिति में थे, हमारे पापा जी चौड़ा रास्ता लेके जाते थे, वहाँ ठेले पे पुराने कपड़े मिलते थे। हाँ। तो 30 रुपए की पैंट, 20 रुपए की बिल्कुल पैंट बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मिलते थे। बिल्कुल शायद आजकल मिल रहे हैं, अभी भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। तो वो वहाँ से दिलवा के लाते थे कपड़े, और बड़े खुश होते थे हम पहन के, नए कपड़े पहन लिए होते थे पुराने, लेकिन वो नए लगते थे हमारे को। वो बात एक मेरे को अभी भी याद आ जाती है जब बचपन की बातें हैं। तो अभी मेरे पास जहाँ मेरा ऑफिस है, मेरी खुद की बिल्डिंग है, तो उसमें बेसमेंट खाली था। पहले तो 2 कमरों में वस्त्र बैंक चलता था, और अब क्या है कि कोविड में जो किराए पे एक लाइब्रेरी थी वो खाली हो गई। अब मैं सोचा इसको आपदा को अवसर में बदल देते हैं, तो मैंने उस बेसमेंट के अंदर पूरे में वस्त्र बैंक बना दिया। तो पूरी डिस्प्ले लगा रखी है, और डिस्प्ले में अलग अलग साइज के कपड़े हैं, साड़ियाँ, अलग अलग उम्र के हिसाब से, महिलाओं के, बच्चों के, बड़ों के, जीन्स, ऐसे पूरा एक पॉलीथीन पैक करके साइज लिख लिख के पूरा एक डिस्प्ले कर रखा है। तो उसको क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं या कोई आता है कि साहब हम आपको 10 रुपए में या 20 रुपए में इसको दे देंगे, ऐसा आप ले जा सकते हैं? नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लोग हमारे यहाँ डोनेट करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जब हम अच्छा काम करते हैं, उसका प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से होता रहता है, तो लोग वहाँ कपड़े जमा कराते हैं हमारे पास। नए कपड़े भी देते हैं, पुराने भी देते हैं, दोनों तरीके देते हैं। लेकिन अब पहले तो हम वैसे ही ले लेते थे, अब आजकल बड़ा चूजी हो गए हम, तो अच्छे कपड़े होते हैं उनको लेते हैं, और जो पॉलीथीन में पैक करके साइज लिख के थे हमारे, तो हम क्या वो डिस्प्ले में सेट कर देते हैं, धो के प्रेस करके और हाँ, उसको पॉलीपैक पे जमा के जिस तरीके से बाजार में बिकता है, हाँ, उस तरीके से दें। भाई सेवा कर रहे हो तो आप फिर थोड़ा सा और मेहनत कर लो। थोड़ी ये थोड़ा टास्क ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कई लोग तो मान लीजिए तो इतना मुश्किल हो जाता है। पर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। हमारे को दे दो, हम करवा लेंगे भाई, आपको टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़े होंगे और हमारी संस्था में और मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सेवा करते हैं। फिर मेरा खुद का स्टाफ रहता है, वो भी उसमें पियोन वगैरह सारे उसमें लग जाते हैं। ऑफिस और मेरा ये दोनों ऊपर नीचे ही है, तो हम कर लेते हैं उसका। तो ये सारा काम जो आपके साथ जो लोग जुड़ के करते हैं, वो लोग सब भी निस्वार्थ करते हैं या उन्हें आपको सैलरी देनी पड़ती है? नहीं, निस्वार्थ भाव, किसी की हमारे यहाँ कोई सैलरी नहीं है। जो भी हमारे पास कोई डोनेशन का पैसा आता है 100% हम परोपकार में खर्च करते हैं। न कोई हमारे स्टाफ है, स्टाफ मेरा ऑफिस का स्टाफ है, वो इसमें काम कर लेता है, तो काफ़ी काम काफ़ी होता है। लेकिन जो मेंबर्स हैं वो जैसे भी उनको समय मिलता है वो आके सेवा कर लेते हैं, तो किसी तरीके की कोई सैलरी का कोई। आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को जो बहुत ही लोअर कैटेगरी के बच्चे थे, उन लोगों को आपने इंग्लिश सिखाई। जी। वो इंग्लिश सिखाने के पीछे क्या मन रहा आपका? इंग्लिश क्या है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल के बच्चों की इंग्लिश से कमज़ोर होती है, और वो बाद में कहीं ना कहीं उस हेजिटेशन में, उसमें उनको आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। तो एक मन में भाव था भाई, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हम इंग्लिश पर, 6ठी क्लास से वैसे चालू होती है, फिर भी इतने परफेक्ट नहीं होते, वो फेल भी इंग्लिश में ज़्यादा होते हैं। तो हमने यहाँ झालाना कच्ची बस्ती में एक बड़ा हॉल किराए पे लेके, और उसमें बैच चलाए हमने। तो एक बैच में करीब 40-50 बच्चे होते थे, 3-3 बैच चलते थे हमारे। लेकिन वहाँ खर्चे काफ़ी सारे ले लिए, टीचर्स भी रखे हमने, वो धीरे धीरे चलता रहा। फिर एक टाइम आता है जो पैसा खत्म हुआ, तो फिर हमारे को रोकना पड़ गया उसको। लेकिन अब फिर उसको चालू करेंगे। अब तो मेरी खुद की बिल्डिंग, उस समय खुद की बिल्डिंग नहीं थी, अब उसको वापस चालू करेंगे। तो आपने केवल इंग्लिश को क्यों, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये फैक्ट है कि उनकी गणित और उनका सामान्य ज्ञान, माने जनरल नॉलेज भी उनका वीक होता है। जी जी। तो क्या उसके प्रति कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, वो तो एक सब्जेक्ट लेके किया था। बाकी अब जब चालू करेंगे तो गणित का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो केवल उस समय तो ये ध्यान था भाई इंग्लिश में थोड़ा परफेक्ट करें बच्चों। अब आपने जैसे बोला कि पहले हमने वहाँ कच्ची बस्ती में हॉल लेके काम किया, और अब जो है हमारी अपनी बिल्डिंग है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कच्ची बस्ती के लोग होते हैं वो इतने साधन संपन्न नहीं होते हैं, और वो वहाँ से आप तक आने में उनका एक होगा, तो आपको किसी न किसी तरीके से उस कच्ची बस्ती में ही दोबारा जाकर वहाँ उन्हें स्लेट और उसके माध्यम से आपको करना पड़ेगा। तो क्या वहाँ जब आप काम करते थे तो उस समय में आपके पास सैलरी बेस या वही
सेवा के माध्यम से आने वाले नहीं, लोग? उसमें जो टीचर थे उनको मिनिमम से छोटा मोटा देते थे, ज़्यादा नहीं थे, 1000-1500 रुपये दे, ज़्यादा नहीं। बाकी किराया होता था बिल्डिंग का, तो वो किराया और वो छोटे मोटे खर्चे थे उनके, बुक्स वगैरह का, और वो जो वो तो आपने ये कितने समय पहले इसको प्रारंभ किया और कब बंद किया? ये बंद करे काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि उस समय क्या है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, तो हमारे पास पैसा खत्म हो गया। अब खुद के पास भी कितना करें, तो वो कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, तो वो बिना अर्थ के सब काम कम हो जाता है। तो आपका जो व्यवसाय है उस व्यवसाय के बारे में कुछ बताएं कि जैसे मैं आज एक आर्किटेक्ट हूँ और इसके माध्यम से मेरे पास अगर 100 रुपये की कमाई होती है तो उसमें से मैं 5 रुपया या 10 रुपया इस सेवा में लगाता हूँ और लोगों को मोटिवेट करता हूँ, कुछ इस तरीके का भी। जी देखो, मैं तो जीरो से उठा हूँ, साइकिल से उठा हुआ हूँ, आज मालिक की कृपा से सब कुछ है। तो जब अपने पास जब अच्छा घर है, गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, और हम अच्छा अपने आप की जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, अच्छा उसके बाद भी शेष रहता है, तो वो हमें समाज के प्रति समर्पित करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और मेरे जो कमाई होती है उसमें करीब 25% तो मेरा इसमें समाज सेवा में जाता ही जाता है। हाँ। तो और उसके लिए कभी परिवार ऑब्जेक्शन नहीं उठाता? क्योंकि देखिए, आपके पिताजी और आपकी माताजी तो इस चीज़ को समझ सकती है कि मेरा बेटा ये चीज़ क्यों कर रहा है, लेकिन जो पत्नी, बच्चे, उन लोगों का भी क्या साथ मिलता है? वो भी इस चीज़ को समझते हैं? नहीं, उनका साथ मिलता है पूरा, वो समझते हैं वो सेवा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करते हैं। बच्चे भी करते हैं और पत्नी भी करती है। किस तरीके की जीवन शैली आज के नवयुवकों को अपनानी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, जीवन शैली दो चीज़ है, एक तो सुख है। अब आज जैसे आज 31 दिसंबर है, साहब पूरा जश्न मनाएंगे, तो शरीर से लेकर जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है ये भौतिक सुख है, लेकिन आनंद के लिए भी काम करना चाहिए। तो आनंद का क्या है कि सुख का तो अपोजिट दुख होता है, लेकिन आनंद का अपोजिट नहीं है कुछ भी। तो आनंद जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और आनंद के लिए काम, आनंद तब आएगा जब हम ज़रूरतमंद के, पीड़ित के, असहाय के लिए काम करेंगे, वो एक अपना आनंद है। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ। वो उस आनंद के लिए भी लोग सुख के पीछे भागते हैं कि बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो भाई पैसा छापने की मशीन बन जाए, बच्चा IIT करे, खूब कमाए, पैकेज करे, लेकिन बच्चा अच्छा इंसान बने, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो आनंद से परमानंद की यात्रा कराने के लिए आप आज के जो नवयुवक हैं, आज के जो लड़कियां हैं, आज के जो लड़के हैं, और आज की जो मिडिल क्लास है, देखिए अपर क्लास के पास तो कोई परेशानी नहीं आती, वो अपना दिल खोल के भी अगर देना चाहें तो देते हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास से भी कभी डोनेशन लाने की बात आपने सोची है? नहीं, देखो क्या है, भाव, सेवा का हमेशा भाव होता है। जिसके पास करोड़ों, वो भी उसके भाव नहीं तो वो नहीं देगा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दे देगा। अभी जो कोविड में राशन बट रहा था और वो खाना बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति था, वो खाना, जब अभी हमने 750 परिवारों को इसमें राशन बटा, तो उसमें क्या है कि लाइन लगी हुई, अब वो एक आदमी पहले उसका नंबर आए, फिर पीछे चले जाए, फिर दूसरा का नंबर है, फिर पीछे चले, वो सबसे लास्ट पे लिया। उससे पूछा भाई आप लास्ट पे क्यों लिए, उसको पीछे वाले को आगे क्यों करते कि साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, राशन बांट रहे हो, गरीबों को खाना खिला रहे हो, मैंने भी कुछ देने की सोची, मैं कुछ दूं, तो मैंने अपनी बारी दे दी उसको। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें आपाधापी वाला मामला नहीं रहा? इसमें आपाधापी का देखो होता है, लेकिन हम क्या है कि बड़ा प्रोफेशनल काम करते हैं, हम पूरी लिस्ट बनाते हैं जरूरतमंदों की, जो कहीं से भी, जैसे किसी ने कहा साहब वहाँ 5 लोग हैं परेशान हैं, तो उनकी लिस्ट लेते हैं, फिर वो पूछते हैं आसपास पूरी तरीके से, हाँ लगता है हाँ सही है, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो वो सही जगह जाएं। ये बात तो आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि अभी जो ऐसा हुआ कि बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता था कि लोग 4-4, 5-5 डिब्बे लिए हुए बैठे हुए हैं, और उनको 5-5 डिब्बे मिले हैं, अब उसमें से वो चूज़ करते हैं कि कौन सा खाना बेटर है वो खाएं, बाकी का फेंक देते थे। तो ऐसा बिगनिंग जब इसकी हुई थी तो उस समय ऐसा हुआ था, तो आपने जो काम किया उसमें इस तरीके का नहीं हुआ, क्योंकि आपने चूज करके काम किया। हमने क्या है कि पहले खाना बांटना शुरू किया था,
अब खाना जब हमने एनालिसिस की इस चीज़ की तो बहुत लोग बांट रहे थे, तो उनके बाद डबल चले जा रहे थे। फिर हमने उस काम को रोक दिया, हमको नहीं, खाना नहीं करना चाहिए, अपने को राशन का करना चाहिए। अब राशन का जब हम किया तो हमने क्या है कि गाँव में और दूर, क्योंकि यहाँ सिटी में तो बहुत लोग चैरिटी कर रहे थे, तो वहाँ हमने लिस्टें मंगाई, लोगों से पूछा कि वहाँ एक्चुअली में ज़रूरतमंद है, उनके बारे में पूरी जानकारी ली, फिर लिस्ट बना के फिर जाके हम वहाँ दे के आते थे। आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना है ये आर्थिक रूप से तो आदमी को तोड़ रहा है जी, मानसिक रूप से भी तोड़ रहा है, जी। और किस तरीके से ये हमें हानि पहुंचा कर जाएगा? हानि तो जो पहुँचानी थी जो पहुँचा दी, बाकी तो देखो इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी समय परिवर्तनशील है, खराब समय भी आता है तो अच्छा भी आता है। ये खराब समय है, चले जाएगा, निकल जाएगा। तो मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ। मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठा, देख लो जब से कोरोना है, राशन बांट रहे थे, फिर उसके बाद कपड़े बांटने लग गए, वस्त्र बैंक चालू कर दिया, तो हम रेगुलर काम कर रहे हैं। अब ये तो क्या है, जब दुनिया में आए हैं तो अपनी इच्छा से थोड़ी आए, ये तो जाएंगे भी अपनी इच्छा से नहीं जाएंगे, लेकिन एहतियात बरतते हुए, इतना डरना वाली कोई बात नहीं है, चले जाएंगे दुनिया से। जो सही बात है, जन्म और मृत्यु शाश्वत है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपने अपने जीवन के जो मूल्य तय किए हैं जी, इन जीवन के मूल्यों को तय करते समय कभी आपने ये सोचा था कि आज मैं वह माल्या हो जाऊंगा जिसका माल्यार्पण सब लोग करेंगे? नहीं, ऐसा तो खैर मैंने कभी नहीं सोचा। भाई तो मैं जब मेरे पास साइकिल थी ना तो मैं करता था, मेरे को लूना चलती थी, शायद आजकल लूना अभी भी है, तो लूना मिल जाए, तो ये सोचता था। अभी धीरे धीरे लूना, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ हुआ, और इतना हो जाएगा ये मेरे को कभी भी मैंने सपने में नहीं सोचा था। और मालिक खूब दे रहा है, जब मैं जितना खर्च करता हूँ ना उतना ही पता नहीं किसी माध्यम से किधर से भी आ जाता है। तो आशीर्वाद का कमाल मानते हैं। ये कृपा है, ये कृपा है। जब हम अच्छे भाव से, अच्छी नीति से काम करते हैं तो ईश्वर तो क्या है कि हम जो करते हैं उसी को नहीं देखता, हम सोचते क्या है उसको भी देखता है। तो हमारी सोच भी पवित्र बने और काम भी पवित्र बने, तो यही भाव लेके काम करते हैं। विश्व को आप किस तरीके से देखते हैं कि सेवा भाव आपने अपनाया, एक आर्किटेक्ट लाइफ में आप हैं, लेकिन आज जिस जगह से है तो आपने कहा कि मैं गाँवों की तरफ जाता हूँ, शहर में बहुत लोग चैरिटी करते हैं, मैं गांव की तरफ जाता हूँ, तो आपको लगता है कभी कि हमारा जो ये विश्व है या हमारा जो ये भारत देश है, ये जब सोने की चिड़िया कहलाता था, क्या ये दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा? नहीं, सोने की चिड़िया, देखो ये पूरा पृथ्वी ग्रह है ना, हम सब अलग अलग रूपों में हैं, और पूरे पृथ्वी ग्रह पे जितने भी इंसान हैं, तो ये जब आप वहाँ से उपग्रह से देखते हैं तो ये भी छोटा सा ग्रह दिखता है जी। तो ये जो विश्व बंधुत्व की, मानवता की बात करते हैं, जब आत्मिक भाव होता है ना, सबके अंदर हम एक रूप देखते हैं, तो ईश्वर की ज्योति है सबके अंदर। शरीर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आत्मा की दृष्टि से सब एक ही है। जब ये भाव हमारे मन में आता है कि भाई हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है, तो वो फिर समर्पण का भाव आ जाता है। फिर ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। दिया राम जी ने, लिया राम जी ने, और इस हाथ को दिया तो इस हाथ को पता नहीं चला। लेकिन आज अगर हम इस भाव से चले कि दिया इस हाथ से और इस हाथ को पता ना चले, तो आप भाव जागृत नहीं कर पाते हैं हम लोगों के जी। तो कुछ ऐसा विश्वास आपका भी है? नहीं, ये देखो मैं विश्वास उसमें करता हूँ, लेकिन मैं जो लोग कई कहते हैं मेरे को, यार मान लीजिए आप कपड़े बांट जाते हो, वो जाते हो राशन बांटने, कैमरा मत लेके जाया करो। लेकिन उसके पीछे कारण है, ऐसा नहीं हम दिखावा करते, देखने वाला तो मालिक देख रहा है, हम क्या दिखाओ। लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे कोई अच्छा काम करके डालते हो, बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। जब मैंने काम शुरू किया 11 साल पहले, उसके बाद कम से कम 10-15 NGO खुल गए और सब मेरे से पूछ के, माला जी हम भी करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हो, हम भी करना चाहते हैं। तो वो लोगों को जब पता पड़ेगा तभी तो। आज मैं मान लो वस्त्र बैंक की बात है, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कपड़े बांटने का काम कर रहे हैं, इनका वस्त्र बैंक है, तो प्रचार होगा तभी तो। प्रचार अच्छे काम का होना चाहिए। लोग सारे दिन फेसबुक पे, आपके प्रचार का माध्यम क्या है? पर सोशल मीडिया ज़्यादा है, बाकी तो अखबार में भी बेच देते हैं, प्रेस रिलीज वगैरह तो अखबार में भी छप जाती है। फिर आप जैसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो उसमें वो भी प्रचार ही है। बिल्कुल सही बात है, और इसको हम प्रचार ना कहकर भाव उद्गम करने का एक माध्यम भी कह सकते हैं। तो माल्या जी, जीवन के किसी सफ़र में
आपने जैसे अभी मुझे एक बात बताई कि पिताजी जब वहाँ से 20 रुपए वाली ड्रेस लाकर पहनाते थे जी तो लगता था कि हाँ कुछ नया पहना। जी अब आज की युवा पीढ़ी को जब हम देखते हैं जी और उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं जी तो वहाँ से कोई सबक लिया आपने? जी वो वस्त्र बैंक का जो कारण है ना, आजकल जो बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटियां ही हैं और भी है, मतलब और लोगों, एक बार दो पार्टी में पहन ली ड्रेस, नहीं अब तो वो उन्होंने फोटो में आ गई, तो वो तो इतने कपड़े रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो ही कपड़े जो दूसरे पहन के बड़े खुश होते हैं, अब बुरे नए के नए कपड़े होते हैं, तो ऐसे कपड़े, एक के पास तो तन ढकने को कपड़ा नहीं है, एक के पास अनाप शनाप कपड़ा है। किसी से बात कर रहा था मैं, तो साहब मेरे पास 72 सूट है। भाई 72 सूट में आप सर्दी में पहनोगे तो 30-40 पहन लोगे, उनको तो समर्पित कर दो, कोई दूसरा पहन लेगा। तो इस तरीके से क्या है कि लोगों के पास अथाह कपड़े रहते नहीं, हैं। मेरा अच्छे, पूछने तो का वो आपसे दूसरे तात्पर्य है कि कभी कोई किसी से कुछ सीखने को मिल गया। जी हमने आज के युवा से बात की जी और वो जो चीज़ हम में है वो हम में है, जी जी जो चीज़ हम में नहीं थी जी और वो हमने उससे बात की। जी जैसे कच्ची बस्तियों में आप गए, जी जी कई बार होता है कि हमें तो चींटी और मिट्टी से भी सीखने को मिलता है। जी जी तो उनसे कभी, जो आज की युवा पीढ़ी है, जी। इससे आपने अपने आप को जीवन में कुछ सीखने को मिला क्या हो? है कि हम काम करते हैं ना, प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो हम वहीं से फिर शुरू में जब काम किए थे तो हमने ये सोचा था कि हम गरीब बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करेंगे, ये सोचा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे काम करते गए, रास्ते खुलते गए। अब हम क्या है कि एजुकेशनल एम्बेसडर का कर रहे हैं, वो नए इनोवेशन, क्योंकि हम जब एक बच्चे को दी हमने किताबें, फीस वगैरह दे दी, वो दूसरी साल फिर उसको दिक्कत, और बीच में कोई दिक्कत आए तो उसको, तो फिर मैं धीरे धीरे जब काम किया तो मेरे को एहसास हुआ कि हम एक जो बच्चा है, एक एक को एक एक की जिम्मेदारी, जो संपन्न व्यक्ति है, एक एक को एक एक की जिम्मेदारी लेना दे दें, जो भी ऐसी भावनाएं रखता है कि भाई मैं समाज के लिए कुछ करूँ। काफ़ी लोग करते हैं, तो ऐसे लोग हम 35 तो एजुकेशनल एम्बेसडर नियुक्त कर दिए, तो उनके साथ एक एक बच्चे को हम जोड़ दिए, नियुक्त कर, भाई इस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, जो भी कोई परेशानी होगी ये बच्चा आपको, तो किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है, अकेला कर रहा है, किसी के पापा नहीं है, मम्मी साहब काम भाई का वैसे झाड़ू पोछे काम। कभी महिलाओं के साथ इस तरीके का कोई काम आता है कि आपने उनके लिए काम किया और फिर महिला आके आपको कुछ उल्हाना दे गई हो, ऐसा कुछ? खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन देखो महिलाओं के लिए हमने जो अनपढ़ महिलाएं ना, उनको पढ़ाने का भी हमने किया था उसी सेंटर पे, जो आज इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वहाँ 47 महिलाएं आती थी उस बैच में, और वो जो कुछ नहीं जानती थी वो हस्ताक्षर करना भी सीख गई, कि अखबार पढ़ना भी सीख गई, तो करीब 3-4 महीने में तो काफ़ी कुछ सीख गई। जो पढ़ाने वाली टीचर भी बहुत अच्छी थी, उनको बारीकी से, तो फ़ायदा उनको काफ़ी मिला। तो वो तो बाद में कई बार दोबारा कई फ़ोन आए कि वापस चालू करो। तो अपनी जिंदगी को, आप एक आर्किटेक्ट तो हैं जी, कभी अपनी जीवन में से जिन लोगों के साथ आपका संपर्क हुआ, जिन लोगों को आपने अपलिफ्टमेंट दिया, उनको कभी अपनी लाइन में ले जाने का प्रयास किया कि आज मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो ये भी एक आर्किटेक्ट बन जाए, या ये भी एक इंजीनियर बन जाए, ये भी एक डॉक्टर बन जाए, कुछ ऐसा कभी किया? नहीं ऐसा तो किया ही है, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो भी बीटेक इंजीनियर है, वो मेरे साथ ही काम कर रहा है, भतीजा वो भी कर रहा है, और दोनों बेटियां भी आर्किटेक्ट कर रही है। तो वो क्या है कि जब हमने तो बड़ी मेहनत की है, जब कुआं खोद के पानी पिया है, अब बच्चों को वो पूरी कंपनी सेटअप मिलेगा, वो करे, खूब काम करे, क्योंकि हमने तो एक एक चीज़ बारीकी से। ये तो हो गया हमारा परिवार। मैं आपसे परिवार से हट औरों के को भी मोटिवेट करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं कि हमारे जी बताओ, उनके पापा लेके आते हैं इन बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनकी हॉबी होती है। यदि हॉबी उनकी आर्किटेक्चर में है तो आर्किटेक्चर करना चाहिए, यदि अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स करना चाहिए, डॉक्टरी में डॉक्टरी करना चाहिए। तो मैं जो हॉबी के अनुसार ही उनको सलाह देता हूँ। माल्या जी, श्री कृष्णा टीवी के माध्यम से आप हमारे समाज, हमारे देश और हमारे विश्व को किसी एक छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहेंगे? देखो मैसेज तो मैं क्या इतना बड़ा आदमी नहीं मैसेज देने का, लेकिन यह है कि हम जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। ये हमारा जो शरीर है वो जो मालिक की कृपा से हम इस पृथ्वी पे आए हैं, तो हम जीवन को सार्थक करें, और सार्थक जीवन तब होता है जब हम संवेदनशील बनते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील बनते हैं, कमज़ोर तबके के प्रति संवेदनशील बनते हैं, वहीं से हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनना शुरू हो जाता है। तो हम सब जो भी है, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई
हम समाज के प्रति संवेदनशील बने और समाज को एक अच्छाई की तरफ, जहाँ जो ऐसे तबका है जो बिल्कुल मुख्यधारा में जो नहीं जुड़ा हुआ, उनको हेल्प करके मुख्यधारा में से जोड़ें और एक पॉजिटिव सकारात्मक भावनाएं समाज में फैलाएं। और प्रयास करता हूँ मैं भी कुछ हो पाता है जितना। 184 भोग के आया, तब ये मानव तन जीवन पाया। जी हाँ, आज माल्या जी से बात कर कर कुछ ऐसा ही लगता है कि रास्ते में चलते जाइए और जहाँ जो सेवा मिल जाए वो कर लीजिए, और जिनसे करवा सकते हैं वो भी कर लीजिए। जिक्र किया एक आर्किटेक्ट से और चर्चा हुई बहुत अच्छे समाज सेवी से। आनंद का एक विषय था। ऐसे लोगों का सम्मान होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान चाहेगा कि ऐसी पर्सनल से मिलूं जिससे कुछ ले उठूं, कुछ ले जाऊं। बहुत कुछ बताया माल्या जी ने कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़कर हम किसी भी आपदा से या किसी भी कार्य से निपट सकते हैं। माल्या जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने अमूल्य समय से ये समय आपने निकाला, आपको बहुत बहुत नमस्कार।